भाग 12। नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित उपन्यास आंख की किरकिरी। लेकिन फिर भी उस विनोदिनी से बिहारी आज इस तरह दूर क्यों है? इसलिए कि विनोदिनी ने जिस सौंदर्य रस से बिहारी का अभिषेक किया, उस सौंदर्य के अनुकूल संसार में विनोदिनी से किसी संबंध की वह कल्पना नहीं कर सकता। कमल को तोड़ो तो कीच भी उठाती है। क्या बताकर कौन सी ऐसी जगह में उसे बिठाए कि सुंदर विभत्स न हो? फिर कहीं महेंद्र से छीना झपटी होने लगे तो माजरा इतना घिनौना हो उठेगा जिसकी संभावना को बिहारी मन के कोने में भी जगह देने को तैयार नहीं। इसीलिए एकांत गंगा तट पर विश्व संगीत के बीच अपनी मानसी प्रतिमा को बिठाकर वह अपने हृदय को धूप सा जला रहा है। चिट्ठी भेजकर वह इसलिए विनोदिनी की खोज खबर भी नहीं लेना चाहता कि कहीं कोई ऐसी खबर न मिल जाए जिससे उसके सुख के सपनों का जाल बिखर जाए। अपने बगीचे के दक्षिण में फले जामुन तले बिहारी मेघ घिरे प्रभात में चुपचाप पड़ा था। सामने से कोठी की डोंगी आ जा रही थी। अलसाया सा वह उसी को देख रहा था। वेला धीरे धीरे पड़ती जा रही थी। नौकर ने आकर पूछा, भोजन का प्रबंध करे या नहीं? बिहारी ने कहा, अभी रहने दो। इतने में उसने चौंक कर देखा, सामने अन्नपूर्णा खड़ी है। बदहवास सा वह उठ पड़ा। दोनों हाथों से उनके पांव पकड़कर जमीन पर माथा टिक कर प्रणाम किया। अन्नपूर्णा ने बड़े स्नेह से अपने दाएं हाथ से उसके बदन और माथे को छुआ। तू इतना दुबला क्यों हो गया है बिहारी? बिहारी ने कहा, ताकि तुम्हारा स्नेह पा सकूं। सुनकर अन्नपूर्णा की आंखें बरस पड़ीं। बिहारी ने व्यस्त होकर पूछा, तुमने अभी भोजन नहीं किया है चाची? अन्नपूर्णा बोली, अभी मेरे खाने का समय नहीं हुआ। बिहारी बोला, चलो चलो, मैं रसोई की जुगत किए देता हूं। एक युग के बाद तुम्हारे हाथ की रसोई पत्तल का प्रसाद पाकर जी जाऊंगा। मैं महेंद्र और आशा के बारे में बिहारी ने कोई चर्चा नहीं की। इसका दरवाजा तो एक दिन खुद अन्नपूर्णा ने ही अपने हाथों बंद कर दिया था। मान में भरकर उसने उसी निष्ठुर निषेध का पालन किया। खा चुकने के बाद अन्नपूर्णा ने कहा, घाट पर नाव तैयार है बिहारी, चल कलकत्ता चल। बिहारी बोला, कलकत्ता से मेरा क्या लेना देना? अन्नपूर्णा ने कहा, दीदी बहुत बीमार है, वे तुम्हें देखना चाहती हैं एक बार। सुनकर बिहारी चौंक उठा। पूछा, और महेंद्र भैया? अन्नपूर्णा, वह कलकत्ता में नहीं है, बाहर गया है। सुनते ही बिहारी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह चुप रहा। अन्नपूर्णा ने पूछा, तुझे क्या मालूम नहीं है सारा किस्सा? बिहारी बोला, कुछ तो मालूम है, अंत तक नहीं। इस पर अन्नपूर्णा ने विनोदिनी को लेकर महेंद्र के भाग जाने का किस्सा बताया। बिहारी की निगाह में जल थल आकाश का रंग ही बदल गया। उसकी कल्पना के खजाने का सारा रस सुनते ही कड़वा हो गया। तो क्या वह मायाविनी उस दिन शाम को मेरे साथ खेल गई? उसका प्रेम निवेदन महज मक्कारी था। वह अपना गांव छोड़कर बहिया की तरह महेंद्र के साथ भाग गई। विश्वास है उसको, और धिक हूं मैं कि मैंने एक पल के लिए भी उसका विश्वास किया। हायरी मेघ घिरी सांझ, हायरी बारिश खुली पूनों की रात, तुम्हारे जादू के करिश्मे कहाँ गए? बिहारी सोच रहा था, दुखिया आशा की ओर वह देखेगा कैसे? दयोड़ी के अंदर कदम रखते ही स्वामीहीन घर की घनीभूत पीड़ा उसे दबोच बैठी। घर के नौकर दरबानों की ओर ताकते हुए बौराए हुए महेंद्र के भाग जाने की शर्म ने उसके सिर को गाड़ दिया। पुराने और जाने पहचाने नौकरों से उसने पहले की तरह मुलायमियत से कुशल क्षेम न पूछी। हवेली में जाने को मानो उसके कदम नहीं उठ रहे थे। दुनिया के सामने खुलेआम महेंद्र बेबस आशा को जिस गहरे अपमान में छोड़ गया है, जो अपमान औरत के सबसे बड़े पर्दे को उघाड़ कर उसे सारी दुनिया की कौतूहल भरी कृपा दृष्टि के बीच खड़ा कर देता है, उसी अपमान के आवरणहीन स्वरूप में बिहारी सकुचाई और दुखित आशा को कौन से प्राण लेकर देखेगा? लेकिन इन चिंताओं और संकोच का मौका ही न रहा। हवेली में पहुंचते ही आशा दौड़ी दौड़ी आई और बिहारी से बोली, भाई साहब जरा जल्दी आओ, माँ को देखो जल्दी। बिहारी से आशा की खुलकर बातचीत ही पहली थी। दुर्दिन का मामूली झटका सारी रुकावटों को उड़ा ले जाता है। जो दूर दूर रहते हैं, बाढ़ उन सबको अचानक एक संकरी जगह में इकट्ठा कर देती है। आशा की इस संकोचहीन अकुलाहट से बिहारी को चोट लगी। इस छोटे से वाक़े से ही वह समझ सका कि महेंद्र अपनी गिरस्ती की कैसी मिट्टी पलीद कर गया है। बिहारी राजलक्ष्मी के कमरे में गया। अचानक सांस की तकलीफ हो जाने से राजलक्ष्मी फीकी पड़ गई थी, लेकिन वह तकलीफ ज्यादा देर नहीं रही, इसलिए संभल गई। बिहारी ने राजलक्ष्मी को प्रणाम किया, चरणों की धूल ली। राजलक्ष्मी ने उसे पास बैठने का इशारा किया और धीरे धीरे कहा, कैसा है बिहारी, जाने कितने दिनों से तुझे नहीं देखा। बिहारी ने कहा, तुमने अपनी बीमारी की खबर क्यों नहीं भिजवाई? फिर क्या मैं जरा भी देर कर पाता? राजलक्ष्मी ने धीमे से कहा, यह क्या मुझे मालूम नहीं बेटे, तुझे कोख में नहीं रखा मैंने।
लेकिन तुझसे बढ़कर मेरा अपना क्या दुनिया में है कोई। कहते कहते राजलक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। बिहारी झटपट उठा। ताकों पर दवा दारू की शीशियों को देखने के बहाने उसने अपने आप को जब्त किया। उसके बाद आकर उसने राजलक्ष्मी की नब्ज देखनी चाहिए। राजलक्ष्मी बोली, मेरी नब्ज को छोड़, मैं पूछती हूं तू इतना दुबला क्यों हो गया है। अपने दुबले हाथों से राजलक्ष्मी ने बिहारी की गर्दन की हड्डी छूकर देखी। बिहारी ने कहा, जब तक तुम्हारे हाथ की रसोई नसीब नहीं होती ये हड्डी ढकने की नहीं। तुम जल्दी ठीक हो जाओ माँ, मैं इतने में रसोई का इंतजाम कर रखता हूँ। राजलक्ष्मी फीकी हंसी हंसकर बोली, हाँ जल्दी जल्दी इंतजाम कर बेटे, तेरी देखरेख के लिए कोई भी नहीं है। अरे ओ मंजली, तुम लोग अब बिहारी की शादी करा दो, देखो ना इसकी शक्ल कैसी हो गई है। अन्नपूर्णा ने कहा, तुम चंगी हो लो दीदी, यह तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। राजलक्ष्मी बोली, मुझे अब यह मौका न मिलेगा। बहन, बिहारी का भार तुम ही लोगों पर रहा, इसे तुम लोग सुखी रखना। मैं इसका ऋण नहीं चुका सकी, लेकिन भगवान भला करे इसका। यह कहकर उन्होंने बिहारी के माथे पर अपना दायां हाथ फेर दिया। आशा से कमरे में न रहा गया, वह रोने के लिए बाहर चली गई। अन्नपूर्णा ने भरी हुई आंखों से बिहारी को स्नेह भरी दृष्टि से देखा। राजलक्ष्मी को अचानक न जाने क्या याद आ गया। बोली, बहू, अरे ओ बहू। आशा के अंदर आते ही बोली, बिहारी के खाने का इंतजाम किया या नहीं। बिहारी बोला, तुम्हारे इस पेटू को सबने पहचान लिया है माँ। त्योड़ी पर आते ही नजर पड़ी, अंडे वाली मछलियां लिए वैष्णवी जल्दी जल्दी अंदर जा रही है। मैं समझ गया, अभी इस घर से मेरी ख्याति मिटी नहीं है। और बिहारी ने हंसकर आशा की ओर देखा। आशा आज शर्माई नहीं, स्नेह से हंसते हुए उसने यह दिल्लगी कबूल की। इस घर के लिए बिहारी क्या है, पहले आशा यह पूरी तरह ना जानती थी। बहुत बार एक मतलब का मेहमान समझकर उसने उसकी उपेक्षा की है। बहुत बार उसकी यह बेरुखी उसके व्यवहार में साफ झलक पड़ी है। उसी अफसोस से, धिक्कार से उसकी श्रद्धा और करुणा की तरफ तेजी से उमड़ पड़ी है। राजलक्ष्मी ने कहा, मंझली बहू, यह महाराज के बस की बात नहीं, रसोई की निगरानी तुम्हें करनी पड़ेगी। काफी करवाना हो तो अपने इस बांगाल लड़के को खाना नहीं रुचता। बिहारी बोला, माँ, तुम्हारी माँ विक्रमपुर की लड़की थी और तुम नदिया जिले के एक भले घर के लड़के को बांगालिक कहती हो। मुझे ये बर्दाश्त नहीं। इस पर काफी दिल लगी रही। बहुत दिनों के बाद महेंद्र के घर की मायूसी का भार मानो हल्का हो गया। इतनी बातें होती रहीं, मगर किसी भी तरफ से किसी ने भी महेंद्र का नाम न लिया। पहले बिहारी से महेंद्र की चर्चा ही राजलक्ष्मी की एकमात्र बात हुआ करती थी। महेंद्र ने अपनी माँ का इसके लिए बहुत बार मजाक भी उड़ाया है। आज उसी राजलक्ष्मी की जबान पर भूल कर भी महेंद्र का नाम ना आते देखकर बिहारी दंग रह गया। राजलक्ष्मी को झपकी लग गई। बाहर जाकर बिहारी ने अन्नपूर्णा से कहा, माँ की बीमारी तो सहज नहीं लगती। अन्नपूर्णा बोली, ये तो साफ ही देख रही हूँ। कहकर अन्नपूर्णा खिड़की के पास बैठ गई। बड़ी देर चुप रहकर बोली, महेंद्र को तू खोज नहीं लाएगा बेटे, अब तो देर करना वाजिब नहीं, चंचता। बिहारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जो हुक्म करोगी वह करूंगा। उसका पता मालूम है किसी को? अन्नपूर्णा, पता ठीक ठीक किसी को मालूम नहीं, ढूंढना पड़ेगा। और एक बात तुमसे कहूं, आशा का ख्याल करो। अगर बिनोदिनी के चंगुल से महेंद्र को तू न निकाल सका तो वह जिंदा ना रहेगी। मन ही मन तीखी हंसी हंसकर बिहारी ने सोचा, मैं दूसरे का उद्धार करूं। भगवान, मेरा उद्धार कौन करे? बोला, बिनोदिनी के जादू से महेंद्र को सदा के लिए बचा सकूं। मैं ऐसा कौन सा मंत्र जानता हूं चाची? पूर्वी बंगाल के लोगों को बंगाल में मजाक में बंगाल कहते हैं। इतने में मैली सी धोती पहने आधा घूंघट निकाले आशा अपनी मौसी के पांवों के पास आ बैठी। उसने समझा था दोनों में राजलक्ष्मी की बीमारी के बारे में बातें हो रही हैं, इसीलिए चली आई। पतिव्रता आशा के चेहरे पर गुमसुम दुख की मौन महिमा देखकर बिहारी के मन में एक अपूर्व भक्ति का संचार हुआ। शोक में गर्म आंसू से सिंचकर इस तरुणा ने पिछले युग की देवियों जैसी एक अटूट मर्यादा पाई है। अब वह मामूली नारी नहीं, दारुण दुख से वह मानो पुराणों की साध्वी स्त्रियों की उम्र पा गई है। राजलक्ष्मी की दवा और पथ्य के बारे में आशा से बातें करके बिहारी ने उसे वहां से जब विदा किया तो एक उसास भरकर उसने अन्नपूर्णा से कहा, महेंद्र को मैं उस चंगुल से निकलूंगा। बिहारी महेंद्र के बैंक में गया। वहां उसे पता चला महेंद्र इन दिनों उनकी इलाहाबाद शाखा से लेन देन करता है। स्टेशन जाकर बिनोदिनी औरतों वाले ड्यूढ़े दर्जे के डिब्बे में जा बैठी। महेंद्र ने कहा, अरे कर क्या रही हो? मैं तुम्हारा दूसरे दर्जे का टिकट ले रहा हूं। वह बोली, भेजा क्या है? यहां आराम से ही रहूंगी। महेंद्र ताज्जुब में पड़ गया।
विनोदिनी स्वभाव से ही शौकीन थी। गरीबी का कोई भी लक्षण उसे न सुहाता था। अपनी गरीबी को वह अपने लिए अपमानजनक ही मानती थी। महेंद्र ने इतना समझ लिया था कि कभी उसके घर की खुशहाली, विलास की सामग्रियों और औरों की अपेक्षा उनके धनी होने के गौरव ने ही विनोदिनी के मन को आकर्षित किया था। इस धन दौलत की, इस सारे आराम और गौरव की वह सहज ही मालकिन हो सकती थी। इस कल्पना ने उसे बड़ा उत्तेजित कर दिया था। आज जब उसको महेंद्र पर प्रभुत्व पाने का मौका मिला है, अनचाहे भी वह उसकी धन दौलत को अपने काम में ला सकती है, तो वह क्यों ऐसी असह्य उपेक्षा से यों तनकर तकलीफ देह शर्मनक दीनता अपना रही है। वह महेंद्र पर कम से कम निर्भर रहना चाह रही थी, जिस उन्मत्त महेंद्र ने उस जिंदगी भर के लिए उसके स्वाभाविक आश्रय से अलग कर दिया है। उससे वह ऐसा कुछ भी नहीं लेना चाहती थी जो उसके इस सर्वनाश की कीमत सी गिनी जाए। जब तक वह महेंद्र के यहाँ थी, उसमें वैधव्य की कोई खास कठोरता न थी, लेकिन अब उसने सब तरह के भोग विलास से अपने को समेट लिया है। अब वह एक जून खाती, मोटा कपड़ा पहनती और उसकी वह मचलती हुई हंसी दिल लगी न जाने कहाँ चली गई। अब वह ऐसी गुम, ऐसी ढंकी सी, ऐसी दूर और भयंकर हो उठी है कि महेंद्र उससे एक भी बात जोर देकर कहने का साहस नहीं कर सकता। अधीर होकर, क्रोधित होकर और ताज्जुब में पड़कर महेंद्र बार बार यही सोचने लगा कि इतनी कोशिशों के बाद इसने मुझे एक दुर्लभ फल की तरह इतनी ऊंची टहनी से तोड़ लिया है, तो फिर वह मुझे सूंघे बिना मिट्टी में क्यों फेंके दे सही है। महेंद्र ने पूछा। कहाँ का टिकट लूं? कहो, महेंद्र ने पूछा। पचां की तरफ जहां भी चाहे चलो, सुबह जहां गाड़ी रुकेगी उतर पड़ेंगे। महेंद्र को ऐसी यात्रा में कोई आकर्षण नहीं। आराम न मिले तो तकलीफ होती है, बड़े शहर में रहने की इच्छित जगह न मिले तो मुश्किल। इधर मन में यह डर लगा रहा कि विनोदिनी चुपचाप कहीं उतर न पड़े। इस तरह विनोदिनी शनि ग्रह की तरह घूमने और महेंद्र को घुमाने लगी, कहीं भी चैन न लेने दिया। विनोदिनी बड़ी जल्दी दूसरे को अपना बना सकती है। कुछ ही देर में हम सफरों से मिताई कर लेती, जहां जाना होता वहां की सारी बातों का अता पता लगा लेती, रात्रिशाला में ठहरती और जहां जो कुछ देखने जैसा होता उन बंधुओं की मदद से देखती। अपनी आवश्यकता से महेंद्र विनोदिनी के आगे रोज रोज अपने को बेकार समझने लगा। टिकट लेने के सिवाय कोई काम नहीं। शुरू के कुछ दिनों तक वह विनोदिनी के साथ साथ चक्कर काटा करता था, लेकिन धीरे धीरे वह असह्य हो गया। खा पी कर वह सो जाने की फिक्र में होता। विनोदिनी तमाम दिन घूमा करती। माता के लाड़ में पला महेंद्र यूं भी चल सकता है, कोई सोचता भी न था। एक दिन इलाहाबाद स्टेशन पर दोनों गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। किसी वजह से गाड़ी आने में देर हो रही थी। इस बीच और जो गाड़ियां आ जा रही थीं, विनोदिनी उनके मुसाफिरों को गौर से देख रही थी। शायद उसे यह उम्मीद थी कि पचाह में घूमते हुए चारों तरफ देखते देखते अचानक किसी से भेंट हो जाएगी। कम से कम रुंधी गली के सुनसान घर में बेकार की तरह बैठकर अपने को घूंट मारने की अपेक्षा खोजबीन में इस खुली राह की चहल पहल में शांति थी। अचानक उधर कांच के एक बक्स पर नजर पड़ते ही विनोदिनी चौंक उठी। उसमें उन लोगों की चिट्ठियां रखी जाती हैं जिनका पता नहीं चलता। उसी बक्स के पत्रों में से एक में उसने बिहारी का नाम देखा। बिहारी नाम कुछ असाधारण नहीं, ये समझने की कोई वजह न थी कि यह बिहारी विनोदिनी का ही वांछित बिहारी है। तो भी बिहारी का पूरा नाम देखकर उसके सिवा किसी और बिहारी को संदेह न हुआ। उसने ठिकाना याद कर लिया। महेंद्र एक बेंच पर बड़ा खुश बैठा था। विनोदिनी उसके पास जाकर बोली, कुछ दिनों यहीं रहूंगी। विनोदिनी अपने इशारे पर महेंद्र को नचा रही थी और फिर भी उसके भूखे प्यासे मन को खुराक तक न देती थी। इससे उसके पौरुष गर्व को ठेस लग रही थी और उसका मन दिन प्रतिदिन बागी होता जा रहा था। इलाहाबाद रुककर कुछ दिन सुस्ताने का मौका मिले तो मानो वह भी जाए, लेकिन इच्छा के अनुकूल होने के बावजूद उसका मन विनोदिनी के ख्याल पर राजी होने को सहसा तैयार न हुआ। उसने नाराज होकर कहा, जब निकल ही पड़ा तो जाकर ही रहूंगा, अब लौट नहीं सकता। विनोदिनी बोली, मैं नहीं जाऊंगी। महेंद्र बोला, तो तुम अकेली रहो, मैं चलता हूँ। विनोदिनी बोली, यही सही, और बेझिझक उसने इशारे से कुली को बुलाया और स्टेशन से चल पड़ी। पुरुष के कर्तव्य अधिकार से परिपूर्ण महेंद्र स्याह सूरत लिए बैठा रह गया। जब तक विनोदिनी आंखों से ओझल न हो गई वह देखता रहा। बाहर आकर देखा, विनोदिनी एक बग्घी पर बैठी है। उसने चुपचाप सामान रखवाया और कोच बक्स पर बैठ गया। अपने अभिमान की मिट्टी पलीद होने के बाद उसमें विनोदिनी के सामने बैठने का मुंह न रहा। लेकिन गाड़ी चली तो चली। घंटा भर बीत गया। शहर छोड़कर वह खेतों की तरफ जा निकली। गाड़ीवान से पूछने में महेंद्र को संकोच हुआ। शायद गाड़ीवान यह सोचेगा कि असल में अंदर की औरत ही मालकिन है।
इस बेकार आदमी से उसने यह भी सलाह नहीं की है कि कहाँ जाना है। वह कड़वा घूंट पीकर चुपचाप कोच बक्स पर बैठा रहा। गाड़ी यमुना के निर्जन तट पर सुंदर ढंग से लगाए एक बगीचे के सामने आकर रुकी। महेंद्र हैरत में पड़ गया। किसका है यह बगीचा? इसका पता विनोदिनी को कैसे मालूम हुआ? फाटक बंद था। चीख पुकार के बाद बूढ़ा रखवाला बाहर निकला। उसने कहा, बगीचे के मालिक धनी हैं, बहुत दूर नहीं रहते, उनकी इजाजत ले आए तो यहाँ ठहरने दूंगा। विनोदिनी ने एक बार महेंद्र की तरफ देखा। बगीचे के सुंदर घर को देखकर महेंद्र लुभा गया था। बहुत दिनों के बाद कुछ दिनों के लिए रुकने की उम्मीद से वह खुश हो गया। विनोदिनी से कहा, चलो उस धनी के पास चलें। तुम बाहर गाड़ी पर रहना, मैं अंदर जाकर किराया तय कर लूंगा। विनोदिनी बोली, मैं अब चक्कर नहीं काट सकती, तुम जाओ, मैं तब तक यहीं सुस्ताती हूँ। डरने की कोई बात नहीं। महेंद्र गाड़ी लेकर चला गया। विनोदिनी ने उस बूढ़े ब्राह्मण को बुलाकर उसके बाल बच्चों के बारे में पूछा। वे कौन हैं, कहाँ काम करते हैं, बच्चियों की शादी कहाँ हुई है? उसकी स्त्री के देहांत हो जाने की बात सुनकर करुण स्वर में बोली, ओ, तब तो तुम्हें काफी तकलीफ है। इस उम्र में दुनिया में निरे अकेले पड़ गए हो, कोई देखने वाला नहीं। और बातों बातों में विनोदिनी ने पूछा, यहाँ बिहारी बाबू न थे? बूढ़े ने कहा, जी हाँ थे कुछ दिन। मान जी, क्या उनको पहचानती हैं? विनोदिनी बोली, वे हमारे अपने ही हैं। बूढ़े से बिहारी का जो हुलिया मिला उसे विनोदिनी को कोई शुबहा न रहा। घर बुलाकर उसने सब कुछ पूछताछ लिया कि बिहारी किस कमरे में सोता था, कहाँ बैठता था। उसके चले जाने के बाद से घर बंद पड़ा था। इससे लगा कि उसमें बिहारी की गंध है, लेकिन यह पता न चल सका कि बिहारी गया कहाँ। शायद ही वह फिर लौटे। महेंद्र ने किराया चुकाकर मालिक से वहां रहने की इजाजत ले ली। हिमालय की छोटी यमुना को जो बर्फ गली अक्षय जलधारा देती है, उस यमुना में युगों युगों से कवियों ने जो कवित्व का स्रोत ढाला है, वह भी अक्षय है। उसकी कल कल में कितने ही अनोखे छंद गूंजते हैं और उसकी लहरों की लोल लीला में न जाने कितने युगों के पुलकाकुर भावों का आवेग उफन उफन आता है। सांझ को महेंद्र जब उस यमुना के तट पर जा बैठा तो प्रेम के आवेश ने उसकी नजरों में, सांसों में, नस नस में, हड्डियों के बीच गाढ़े मोह रस का संचार कर दिया। आसमान में डूबने सूरज की किरणों किरणों की सुनहरी वीणा वेदना की मूर्छना से झरती ज्योत के संगीत से झंकृत हो उठी। बारिश जैसा हो रहा था। नदी अपने उद्दाम यौवन में। महेंद्र के पास निर्दिष्ट कुछ नहीं था। उसे वैष्णव कवियों का वर्षाभिसार याद आया। नायिका बाहर निकली है। यमुना के किनारे वह अकेली खड़ी है। उस पार कैसे जाए? अरे ओ, पार करो, पार कर दो, पार कर दो। महेंद्र की छाती के अंदर यही पुकार पहुंचने लगी। पार करो। नदी से उस पार बड़ी दूर पर वह अभिसारिका खड़ी थी। फिर भी महेंद्र उसे साफ देख पाया। उसका कोई काल नहीं, उम्र नहीं, वह चिरंतन गोप बाला है। मगर महेंद्र ने उसे फिर भी पहचान लिया। पहचाना कि वह विनोदिनी है। सारा विरह, सारी वेदना, यौवन का सारा भार लिए वह उस युग के अभिसार के लिए चली थी और आज के युग के किनारे आ निकली है। आज के सूने यमुना तट के ऊपर आकाश में वही स्वर सुनाई पड़ रहा है। अरे ओ, पार करो, पार कर दो। महेंद्र मतवाला हो गया। विनोदिनी उसे ठुकरा देगी। चांदनी रात के इस स्वर्ग खंड को वह लक्ष्मी बनकर पूरा न करेगी। वह सोच भी नहीं सका। वह तुरंत उठकर विनोदिनी को ढूंढने चल दिया। सोने के कमरे में गया। कमरा फूलों की खुशबू से महमा रहा था। खुली खिड़कियों से छनकर चांदनी सफेद बिछौने पर आ पड़ी थी। बगीचे के फूलों से सजी वह बसंत की बिखरी लता जैसी चांदनी में बिस्तर पर लेटी हुई थी। महेंद्र का मोह दुगना हो गया। उसने रूंधे गले से कहा, विनोद, मैं यमुना के तट पर तुम्हारी राह देख रहा था और तुम यहाँ इंतजार कर रही हो। यह संदेशा मुझे चांद ने दिया, इसी से मैं यहाँ आ गया। यह कहकर महेंद्र बिस्तर पर बैठने ही जा रहा था कि विनोदिनी उठ बैठी और दायां हाथ बढ़ाकर बोली, जाओ, इस बिस्तर पर मत बैठो। पाल वाली नाव मानो चौर में अटक गई। महेंद्र कहा न माने, इसीलिए विनोदिनी बिस्तर से उतरकर खड़ी हो गई। महेंद्र ने पूछा, तो तुम्हारा यह श्रृंगार किसके लिए है? किसका इंतजार कर रही हो? विनोदिनी ने अपनी छाती को दबाकर कहा, मैं जिसके लिए सजी संवरी वह मेरे अंतस्थल में है। महेंद्र ने पूछा, आखिर कौन बिहारी? विनोदिनी बोली, उसका नाम तुम अपनी जबान पर मत लाओ महेंद्र, उसी के लिए तुम पछाह का दौरा कर रही हो। विनोदिनी, हाँ, उसी के लिए। महेंद्र, उसका पता मालूम है? विनोदिनी, मालूम नहीं, मगर जैसे भी हो मालूम करूंगी। महेंद्र, तुम्हें यह हरगिज न मालूम होने दूंगा। विनोदिनी, न सही, मगर मेरे हृदय से उसे निकाल नहीं पाओगे। यह कहकर विनोदिनी ने आंखें बंद करके अपने हृदय में एक बार बिहारी का अनुभव कर लिया। फूलों से सजी विरह विधुरा विनोदिनी से
एक साथ ही खींचकर और ठुकराया जाकर। महेंद्र अचानक भयंकर हो उठा। वह मुट्ठी कसकर बोला, छुरी से चीरकर मैं उसे तुम्हारे कलेजे से निकाल बाहर करूंगा। विनोदिनी ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारे प्रेम से तुम्हारी यह छुरी मेरे हृदय में आसानी से घुस सकेगी। महेंद्र, तुम मुझसे डरती क्यों नहीं? यहाँ तुम्हें बचाने वाला कौन है? विनोदिनी, बचाने वाला तुम हो, तुम ही मुझे अपने से बचाओगे। महेंद्र, इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास अब भी है। विनोदिनी, यह न होता तो मैं खुदकुशी कर लेती, तुम्हारे साथ परदेस न आती। महेंद्र, क्यों न कर ली खुदकुशी? उस विश्वास की फांस मेरे गले में डालकर मुझे देश देशांतर में घसीट कर क्यों मार रही हो? सोच देखो, तुम मर जाती तो कितना कल्याण होता। विनोदिनी, जानती हूं, मगर जब तक बिहारी की उम्मीद है मर न पाऊंगी। महेंद्र, जब तक तुम नहीं मरती तब तक मेरी आशा भी नहीं मरने की, मैं भी छुटकारा नहीं पाने का। आज से मैं हृदय से भगवान से तुम्हारी मृत्यु की कामना करता हूं। तुम मेरी भी न बनो, बिहारी की भी नहीं। जाओ, मुझे मुक्ति दो। मेरी माँ रो रही है, स्त्री रो रही है, उनके आंसू दूर से ही मुझे जला रहे हैं। जब तक तुम मर नहीं जाती, मेरी और दुनिया भर की आशा से परे नहीं हो जाती, तब तक मुझे उनके आंसू पोंछने का अवसर नहीं मिलेगा। इतना कहकर महेंद्र बड़ी तेजी से बाहर निकल गया। अकेली पड़ी विनोदिनी अपने चारों तरफ माया का जाल बुन रही थी। उसे वह फाड़ गया। विनोदिनी खड़ी खड़ी चुपचाप बाहर देखती रही। आकाश भरी चांदनी को खाली करके उसका सारा संचित अमृत कहीं चला गया। वह क्यारियों वाला बगीचा, उसके बाद रेती भरा किनारा, उसके बाद नदी का काला काला पानी, उसके बाद सारा पार का धुंधलापन, सब मानो एक सादे कागज पर पेंसिल का बना चित्र हो। नीरस, बेमानी, उसने महेंद्र को किस बुरी तरह अपनी ओर खींचा है। खौफनाक तूफान की तरह कैसे उसे जड़ समेत उखाड़ लिया है। यह अनुभव करके आज उसका हृदय मानो और भी बेचैन हो गया। उसमें यह सारी शक्ति तो है, फिर भी बिहारी पूर्णिमा की रात में उमड़े हुए समुद्र की तरह उसके सामने आकर पछाड़ क्यों नहीं खाता? क्यों बेमतलब प्यार की कचोट रोज उसके ध्यान में आकर रोती है? उसे लगा सब बेकार और निरर्थक है। इतनी व्यर्थता के बावजूद जो जहां है वहीं खड़ा है। दुनिया में किसी बात का कोई कार्यक्रम नहीं। सूरज तो कल भी उगेगा और दुनिया अपने छोटे से काम को भी न भूलेगी। और बिहारी जैसे दूर रहा है वैसे ही दूर रहा है, वैसे ही दूर रहेगा और उस ब्राह्मण के बच्चे को किताब का नया पाठ पढ़ाता रहेगा। उसकी आंखों से आंसू फूटकर झरने लगे। अपनी इच्छा और शक्ति लिए वह किस पत्थर को ढकेल रही है। उसका हृदय लहू से नहा उठा, लेकिन उसकी तकदीर सुई की नोक के बराबर भी न खिसकी। रात में महेंद्र सोया नहीं। थकावट के मारे सुबह 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 उसे नींद आई। सुबह 8-9 बजे के करीब जगकर वह झट उठ बैठा। पिछली रात की कोई अधूरी पीड़ा नींद के भीतर भीतर घूमती रही थी। महेंद्र उसकी तकलीफ महसूस करने लगा। कुछ ही देर में रात की सारी घटना मन में जाग पड़ी। सुबह की उस धूप में पूरी नींद न आ पाने की थकावट से सारी दुनिया और जिंदगी बड़ी सूखी सी लगी। घर छोड़ने की ग्लानि, धर्म छोड़ने का परिताप और इस उद्भ्रांत जीवन की ये जिल्लतें, आखिर वह किसके लिए झेल रहा है? मोह के आवेश से रहित सुबह की इस धूप में महेंद्र को लगा वह विनोदिनी को प्यार नहीं करता। उसने रास्ते की ओर झांका। सारी दुनिया परेशान सी काम के पीछे भाग रही है और आत्मगौरव को कीचड़ में डुबोकर एक बेरुखी औरत के पैरों से लिपटे रहने की जो नादानी है, वह महेंद्र की निगाहों में स्पष्ट हो उठी। आवेग के किसी बड़े झोंके के बाद हृदय में अवसाद आता है। ऐसे वक्त थका हारा हृदय अनुभूति के विषय को कुछ समय के लिए दूर हटाना चाहता है। भावों का ऐसा भाटा पड़ने के समय नीचे की सारी छिपी हुई गंदगी ऊपर आ जाती है। मोह लाने वाली वस्तु से विरक्त हो आती है। महेंद्र क्यों अपने को इस तरह अपमानित कर रहा है, इसे वह आज न समझ सका। उसने सोचा, मैं हर तरह से विनोदिनी से बेहतर हूँ, फिर भी सब प्रकार की हीनता और झिड़कियां बर्दाश्त करता हुआ घिनौने भिखमंगे सा उसके पीछे मारा मारा फिर रहा हूँ। ऐसा अजीब पागलपन किस शैतान ने मेरे दिमाग में भर दिया है। आज विनोदिनी महेंद्र के लिए महज एक औरत रह गई और कुछ नहीं। उसके लिए चारों तरफ फैली धरती की सुषमा से, काव्यों से लावण्य की जो एक ज्योति खिंचाई थी, उसकी माया मरीचिका के गायब होते ही वह एक मामूली नारी मात्र हो रही। उसका कोई अनोखापन न रहा। फिर तो धिक्कार के इस मार चक्र से अपने को छुड़ाकर घर जाने के लिए महेंद्र ललक उठा। बिहारी को निर्भर करने योग्य अडिगमिताई बड़ी बेशकीमती लगने लगी। महेंद्र मन ही मन कह उठा, जो वास्तव गंभीर और स्थायी होता है उसमें अनायास बाधा विहीन सा अपने को पूरी तरह खोया जा सकता है। इसीलिए उसके गौरव को हम नहीं समझते, जो महज धोखा है, जिसकी तृप्ति में भी सुख का नाम नहीं, क्योंकि वह हमें अपने पीछे घुड़दौड़ सी कराता है।
इसलिए हम उसे अपनी चरम कामना का धन समझते हैं। महेंद्र ने तय किया, मैं आज ही अपने घर जाऊंगा। विनोदिनी जहां भी रहना चाहेगी वहीं उसका इंतजाम करके मैं मुक्त हो जाऊंगा। यह जोर से उच्चारण करते ही उसके मन में एक आनंद का उदय हुआ। लगातार दुविधा का जो भार वह ढोता चला आ रहा था, अब तक होता ऐसा रहा कि अभी अभी जो बात उसे रुचती न थी, दूसरे ही क्षण उसे मानने को मजबूर होना पड़ता था। खाना कहते न बनता, उसकी अंतरात्मा उसे जो आदेश देती, सदा बलपूर्वक उसे दबाकर वह दूसरी ही राह पर चला करता। अभी जैसे ही उसने जोर से कहा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, वैसे ही शरण पाकर उसके झकझोरे हुए हृदय ने उसे बधाई दी। महेंद्र बिस्तर से उठा, मुंह हाथ धोया और विनोदिनी से मिलने गया। देखा, कमरा अंदर से बंद है। दरवाजे पर धक्का देकर पूछा, सो रही हो? विनोदिनी बोली, नहीं, अभी जाओ। महेंद्र ने कहा, तुमसे जरूरी बात करनी है, ज्यादा देर न रुकूंगा। विनोदिनी बोली, बात अब मैं नहीं सुनना चाहती, तुम जाओ, मुझे तंग मत करो, अकेली रहने दो। और दिन होता तो इससे महेंद्र का आवेग और बढ़ ही जाता, लेकिन आज उसे बेहद घृणा हुई। सोचा, इस मामूली औरत के आगे अपने आप को मैंने ऐसा दया बीता बना छोड़ा है कि अब उसमें मुझे बुरी तरह दुत्कार कर दूर कर देने की हिम्मत हो गई है। यह अधिकार इसका स्वाभाविक नहीं, मैंने ही यह अधिकार देकर इसके मिजाज को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। विनोदिनी की इस झिड़की से महेंद्र ने अपने में अपनी श्रेष्ठता के अनुभव की कोशिश की। उसके मन ने कहा, मैं विजयी होऊंगा, इसके बंधन तोड़कर चला जाऊंगा। भोजन करके महेंद्र रुपया निकालने बैंक गया। रुपया निकाला और आशा तथा माँ के लिए कुछ नई चीजें खरीदने के ख्याल से वह बाजार की दुकानों में घूमने लगा। विनोदिनी के दरवाजे पर एक बार फिर धक्का पड़ा। पहले तो आजीजी से उसने कोई जवाब ही न दिया, लेकिन जब बार बार धक्का पड़ने लगा तो आग बबूला होकर दरवाजा खोलते हुए उसने कहा, नाहक क्यों बार बार मुझे तंग करने आते हो तुम? बात पूरी करने के पहले ही उसकी नजर पड़ी। बिहारी खड़ा था। कमरे में महेंद्र है या नहीं यह देखने के लिए बिहारी ने एक बार भीतर की तरफ झांका। देखा, कमरे में सूखे फूल और टूटी मालाएं बिखरी पड़ी थीं। उसका मन जबरदस्त ढंग से विमुख हो उठा। यह नहीं कि बिहारी जब दूर था तो उसके मन में विनोदिनी के रहन सहन के बारे में संदेह का कोई चित्र आया ही नहीं, लेकिन कल्पना की लीला ने उस चित्र को ढककर भी एक दमकती हुई मोहिनी छवि खड़ी कर रखी थी। बिहारी जिस समय इस बगीचे में कदम रख रहा था उस समय उसका दिल धड़कने लगा था। कल्पना की प्रतिमा को कहीं चोट न पहुंचे, इस आशंका से उसका हृदय संकुचित हो रहा था और विनोदिनी के सोने के कमरे के द्वार पर खड़े होते ही वही चोट लगी। दूर रहते हुए बिहारी ने सोचा था कि अपने प्रेम के अभिषेक से मैं विनोदिनी के जीवन की सारी कालिमा को धो दूंगा, लेकिन पास आकर देखा यह आसान नहीं। मन में करुणा की वेदना कहाँ उपजी, बल्कि एकाएक घृणा ने जगकर उसे अभिभूत कर दिया। बिहारी ने उसे बड़ा मलिन देखा। वह तुरंत मुड़कर खड़ा हो गया और उसने महेंद्र महेंद्र कहकर पुकारा। इस अपमान से विनोदिनी ने नम्र स्वर में कहा, महेंद्र नहीं है, शहर गया है। बिहारी लौटने लगा। विनोदिनी बोली, भाई साहब, मैं पैर पड़ती हूँ, जरा देर बैठना पड़ेगा। बिहारी ने सोच रखा था वह कोई आरजू मिन्नत नहीं सुनेगा। तय कर लिया था कि नफरत के इस नजारे से तुरंत अपने को अलग कर लेगा, लेकिन विनोदिनी की करुण विनती से उसके कदम क्षण भर के लिए उठ न सके। विनोदिनी बोली, आज अगर तुम मुझे इस तरह ठुकरा कर चल दिए तो तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ मैं मर जाऊंगी। तिहारी पलट कर खड़ा हो गया, बोला, तुम अपने जीवन से मुझे जकड़ने की कोशिश क्यों करती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो कभी तुम्हारी राह में नहीं आया, तुम्हारे सुख दुख में कभी दखल नहीं दिया। विनोदिनी बोली, तुमने मुझ पर कितना अधिकार कर रखा है। एक बार तुमसे कहा था मैंने, तुमने विश्वास नहीं किया। तो भी तुम्हारी बेरुखी में भी फिर वही कहती हूँ। बिना बोले जताने का शर्म से बताने का मौका तो तुमने मुझे दिया नहीं, तुमने मुझे पैरों से झटक दिया है। मैं फिर भी तुम्हारे पांव पकड़ कर कहती हूँ मैं तुम्हें। तिहारी ने टोकते हुए कहा, बस बस रहने दो, यह बात जबान पर मत लाओ, एतबार की गुंजाइश नहीं रही। विनोदिनी, इतर लोग इस पर विश्वास न करें पर तुम करोगे, इसीलिए मैं तुम्हें जरा देर बैठने को कह रही हूँ। तिहारी, मेरे विश्वास करने न करने से क्या आता जाता है? तुम्हारी जिंदगी तो जैसी चल रही है चलती रहेगी। विनोदिनी, इससे तुम्हारा कुछ आता जाता नहीं, मैं जानती हूँ। अपना नसीब ही ऐसा है कि तुमसे मुझे सदा दूर ही रहना होगा। बस मैं केवल इतना हक नहीं छोड़ना चाहती कि मैं चाहे जहां रहूं मुझे जरा माधुर्य के साथ याद करना। मुझे मालूम है मुझ पर तुम्हें थोड़ी सी श्रद्धा हुई थी, मैं उसी को अपना अवलंब बनाए रहूंगी, इसीलिए मेरी पूरी बात तुम्हें सुननी होगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ,
जरा देर बैठो। अच्छा चलो, कहकर बिहारी उस कमरे से और कहीं जाने को तैयार हुआ। विनोदिनी बोली, भाई साहब, जो सोच रहे हो वह बात नहीं है। इस कमरे को कलंक की छाया नहीं छू सकी है। कभी यहाँ सोए थे, इसे मैंने तुम्हारे ही लिए उत्सर्ग करके रखा है। सूखे पड़े ये फूल तुम्हारी ही पूजा के हैं। तुम्हें यहीं बैठना होगा। सुनकर बिहारी के मन में पुलक का संचार हुआ। वह कमरे में गया। विनोदिनी ने दोनों हाथों से उसे खाट का इशारा किया। बिहारी खाट पर बैठा। विनोदिनी उसके पैरों के पास जमीन पर बैठी। विनोदिनी ने बिहारी को व्यस्त होते देखकर कहा, तुम बैठो भाई साहब, सिर की कसम तुम्हें उठना मत। मैं तुम्हारे पैरों के पास भी बैठने लायक नहीं। दया करके ही तुमने मुझे यह जगह दी है। दूर रहूं तो भी इतना अधिकार मैं रखूंगी। यह कहकर विनोदिनी जरा देर चुप रही। उसके बाद अचानक चौंक कर बोली, तुम्हारा खाना? बिहारी बोला, स्टेशन से खाकर आया हूं। विनोदिनी, मैंने गांव से तुम्हें जो पत्र दिया था उसे खोलकर पढ़ा और कोई जवाब न देकर उसे महेंद्र की मार्फत लौटा क्यों दिया? बिहारी, कहाँ? वह चिट्ठी तो मुझे नहीं मिली। विनोदिनी, इस बार कलकत्ता में महेंद्र से तुम्हारी भेंट हुई थी। बिहारी, तुम्हें गांव पहुंचाकर लौटा। उसके दूसरे दिन भेंट हुई थी। उसके बाद मैं पछाह की ओर सैर को निकल पड़ा। उससे फिर भेंट नहीं हुई। विनोदिनी, उससे पहले और एक दिन मेरी चिट्ठी पढ़कर कार बिना उत्तर के वापस कर दी। बिहारी, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। विनोदिनी बुत्सी बैठी रही। उसके बाद लंबी सांस छोड़कर बोली, सब समझ गई, अब अपनी बात बताऊं। मगर यकीन करो तो अपनी खुशकिस्मती समझूं और न कर सको तो तुमको दोष न दूंगी। मुझ पर यकीन करना मुश्किल है। बिहारी का हृदय पसीज गया। भक्ति से झुकी विनोदिनी की पूजा का वह किसी भी तरह अपमान न कर सका। बोला, दादी, तुम्हें कुछ कहना न पड़ेगा। बिना कुछ सुने ही मैं तुम्हारा विश्वास करता हूं। मैं तुमसे घृणा नहीं कर सकता। तुम अब एक भी शब्द न कहना।